नमस्कार दोस्तों, चंद्रा आईएएस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। और आइए आज पुनः जो टॉपिक हम पूर्व का बिंदु पढ़ चुके थे, यानी पूर्व का टॉपिक पढ़ चुके थे, उसके बाद जो चर्चा का विषय बनेगा, परत दर हम परत सभी लोग पढ़ते हैं। देखते हैं क्या। तो जो कल हम चर्चा किए थे, क्या हम यही बताए थे दोस्तों, राजभाषा जो थी हमारी, क्या राजभाषा थी, ये भाग कितने में था? 17 में था। या हम कहें आर्टिकल, जिसको अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, हम यही बताए थे। क्या 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा को अपने यहाँ कौन सा दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और जो ये टॉपिक था, कल का टॉपिक था, जो पूर्व का बिंदु था, हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जस्ट इसके आगे का पढ़ेंगे। तो बहुत से हमारे विद्यार्थियों का कहना था, सर वर्ण विचार कब चालू होगा अपने यहाँ? तो देखिए, आज हम वर्ण विचार के बारे में ही चर्चा करेंगे। कल जो हमारा चर्चा का विषय बन चुका था, जो एक अध्याय पढ़ चुका था, उसमें क्या था? भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय था। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? वर्ण विचार होगा। शुरू से हम लोग देखते हैं और एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जो देकर प्रश्न हम सभी लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या दोस्त, हमारा जो आज का टॉपिक होगा क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। हम टॉपिक जो डाल रहे हैं यहाँ, क्या व्याकरण, क्या डाल रहे हैं दोस्तों? व्याकरण डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? व्याकरण डाल रहे हैं। और सभी लोग जुड़ जाइए इस बिंदु के साथ। क्या टॉपिक मैंने क्या डाला दोस्तों? व्याकरण डाला। क्या डाला? व्याकरण डाला। अब देखिए, अगर हम व्याकरण को अगर हम डिवाइड करें, तोड़ेंगे, तो किस रूप में तोड़ेंगे? बी जमा आ जमा करण। क्या दोस्तों? बी जमा अ जमा करण, यानी बी धन अ धन करण। तो अगर एग्जाम में सदैव आ जाए, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, देखिए क्या, अगर प्रश्न यही आ जाए व्याकरण के कितने अंग होते हैं दोस्त, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो हम सभी लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? 3। व्याकरण के कितने अंग होते हैं दोस्त? सदैव 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अगर 3 अंग की बात करें हम व्याकरण के, तो कौन कौन से होंगे? वर्ण, शब्द और क्या दोस्तों? वाक्य। व्याकरण के कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। वर्ण, शब्द और क्या दोस्तों? वाक्य होंगे। यही 3 अंग होंगे। अगर हम इसको दूसरी भावनाओं में प्रश्न को बाधित कर दें, तो या कह सकते हैं क्या? देखो, वर्ण विचार, वर्ण विचार कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं क्या? शब्द विचार कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं क्या? वाक्य विचार कह सकते हैं। क्या? या तो शब्द विचार कह सकते हैं, या तो वाक्य विचार कह सकते हैं, या तो या तो वर्ण विचार कह सकते हैं, या तो शब्द विचार कह सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं दोस्त? वाक्य विचार। तो ये हमारे जो रहे व्याकरण के, अगर पूछ ले कितने अंग होते हैं, तो हमें चित्त विचलित नहीं होना है। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होंगे? 3। या हम कह सकते हैं वर्ण, शब्द और क्या? वाक्य। इतनी सी बात पता चल गई। अब देखिए, अगर हम सभी लोगों से पूछें ये प्रश्न, या हम सभी लोग जो मिलके पढ़ रहे हैं ये प्रश्न, सदैव आ जाए कि वाक्य किससे मिलकर बनता है, तो सभी लोग इधर देखिए, क्या बोर्ड की तरफ, अगर पूछ ले वाक्य किससे मिलकर बनता है, तो हमारे सभी लोगों से यही आग्रह है, क्या किससे बनेगा? सबसे बनेगा। वाक्य किससे बनता है दोस्तों? शब्द से बनेगा। या अगर पूछ ले शब्द किससे बनता है, तो शब्द किससे बनता है दोस्तों? वर्ण से बनता है। पुनः बातों को दोहरान कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वाक्य अगर आ जाए किससे बनता है, तो शब्द से बनेगा। शब्द आ जाए किससे मिलकर बनता है,
तो वर्ण से बनता है। किससे बनता है? वर्ण से बनता है। अब अगर पूछ ले क्या कि सर, या पूछ ले एग्जामिनर कि वर्ण किससे मिलकर बनता है दोस्तों, तो ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। जो वर्ण बनता है वो किससे बनता है दोस्तों? ध्वनि से बनता है। किससे बनता है? ध्वनि से। यहाँ तक की बात खूब समझ में आ गई कि वाक्य शब्द से बनेगा और शब्द वर्ण से बनेगा। अब ये प्रश्नों का अंबार मस्तिष्क में पटल में तुरंत अंबार लग जाता है प्रश्नों का कि जब शब्द वर्ण से बनता है तो वर्ण किससे बनेगा? तो वर्ण किससे बनेगा? सदैव ध्वनि से बनेगी दोस्तों। किससे बनेगी? ध्वनि से बनेगी। अब आइए हम देखते हैं ध्वनि क्या चीज़ होती है। इसमें भी प्रश्न बन गया कि भाई जाहिर सी बात है, जब वर्ण हमारे ध्वनि से बनती है तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या होती है? तो एक चीज़ समझेंगे हम लोग प्रैक्टिकली करके, ध्यान से सुनिएगा। ध्वनि वो चीज़ होती है जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं अपने मुख के द्वारा। क्या? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं अपने मुख के द्वारा, अपने कंठ के द्वारा, अपने तालव्य के द्वारा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने बोला अपने मुख से अ, क, ख, तो ये क्या हो गई दोस्तों? ध्वनि हो गई। लेकिन एक प्रश्न इसमें छुपा है, समाहित हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैंने कहा अ, क, ख, तो इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसमें प्रश्न क्या बनेगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी दोस्तों? तो किस विकल्प का चयन करेंगे? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी दोस्तों? ध्वनि होगी। क्या होगी? ध्वनि होगी। और अगर पूछेगा क्या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। वो क्या होगा दोस्तों? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। अब कैसे? बात आ गई, वो घड़ी आ गई। कैसे? क्योंकि जब तक मैंने आवाज़ से पढ़ा या मुख के द्वारा पढ़ा, शब्दों का यानी वर्णों का उच्चारण किया, जैसे कहा अ, क, ख, तो क्या हो गई? ध्वनि हो गई। और जैसे ही उसी वर्ण को मैंने लिख दिया, जैसे वर्ण हम पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, उसी को हम ऐसे लिख दें क्या? क लिख दिए, क्या? ख लिख दिए, क्या? ग। यानी अब ये क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछ ले तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। आओ देखते हैं हम आगे चर्चा करके और चीज़ें कैसी होती हैं परत दर परत, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। ये चीज़ें हमें खूब अच्छे से समझ में आ गए। देखते हैं आगे क्या दोस्त, क्या आगे हम इस पर चर्चा करना चाहें तो और क्या चर्चा कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा दोस्त, क्या होगा? वर्ण विचार। क्या होगा? क्योंकि हम यहीं से पढ़ेंगे शुरू से। क्या? वर्ण विचार। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ही क्या होती है दोस्तों? वर्ण होती है। तो आज का जो हमारा बिंदु होगा, जो सेशन होगा, वो क्या होगा? वर्ण विचार होगा। अब आ गई वो घड़ी, देखो कि वर्ण विचार क्या होगा। अगर हम कहें क्या वर्ण विचार क्या होगा, कोई अध्यापक गण, कोई विषय बहन, कोई विद्वान साथी, हम हमारे परिवार में अगर कोई पूछ ले कि वर्ण विचार क्या होता है दोस्तों, तो आइए हम सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं। क्या जो वर्ण विचार होता है तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। वर्णों का शुद्ध उच्चारण। क्या दोस्तों? वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध लेखन। क्या? वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है। पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूँ। क्या जो वर्ण विचार होगा वो क्या होता है? यानी वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? हमारा वर्ण विचार कहलाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब सुनिएगा, जैसे ही अगर प्रश्न इस पर बनना चालू हुआ तो प्रश्न कैसे बनेगा, आइए देखते हैं हम सभी लोग। तो जो हम चीज़ यहाँ अभी जल्द चर्चा का विषय बनाए थे कि जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या भाषा की सबसे
बड़ी इकाई क्या होगी? तो ध्यान से सुनिएगा, एक चीज यहाँ लिख रहे हैं, व्याकरण के कितने अंक होते हैं? अंग होते हैं 3। क्या? 3 अंग। वर्ण, शब्द और क्या? वाक्य। अगर इस पर प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग। क्या अगर आ जाए प्रश्न, कैसे? क्या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक कहा, मौखिक का मतलब हम पूर्व की कक्षा में बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। क्या कि जो विचार विमर्श किए जाते हैं बोलकर, लिखकर नहीं, बोलकर जो बातें अभिव्यक्त की जाती हैं, यानी जब दो व्यक्ति आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, बोली को सुनते, वही क्या होता है? हाँ, मौखिक होता है। तो अगर दे दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई में क्या होगा दोस्तों? ध्वनि होगा। क्या होगा? ध्वनि होगा। और अगर ये दे दे क्या, दूसरा प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी क्या, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, या हम यही प्रश्न बदल दें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या, लिखित इकाई क्या, तब वो क्या होगा दोस्तों? तो लिखित के रूप में जब वही हम वर्ण लिख देंगे, यानी ध्वनि लिख देंगे, तो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। तीसरा प्रश्न अब ये बन जाता है, अगर सिर्फ इतना सा दे, ध्यान से सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या दे दे दोस्तों अंग कौन सा होगा? मजा आ गया। देखो, अंग कौन सा होगा? प्रश्न बदल गया तुरंत। जैसे ही मैंने कहा क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कौन सा होगा, जब वो एग्जामिनर ना तो आपसे मौखिक की बात करे और ना तो बात करे लिखित की, तब प्रश्न तुरंत आंसर हम क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, किस विकल्प का चयन करेंगे? वर्ण का। किस विकल्प का चयन करेंगे? वर्ण का। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग की बात करें कौन सा होगा, तो हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे? वर्ण। अब देखिए, अगर पूछे क्या, चौथा जो प्रश्नों का अंबाल लग गया, अब इसमें हम कह सकते हैं क्या, अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। प्रश्न देखिए बदलता जा रहा है दोस्त। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहे, अर्थ के आधार पर, तब हम किस विकल्प का चयन कर बैठेंगे सदैव? ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थीगण, किसका? शब्द का। किसका? शब्द का। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ तो निकलता नहीं है, और जब वर्ण ही सार्थक समूह में हो जाएंगे तो क्या वो बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो शब्द का ही दोस्तों क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। और यही प्रश्न बन जाता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों? शब्द होगी। अब सुनिए, अगर दे दे पांचवा प्रकार का प्रश्न, क्या पांचवा प्रकार का, अगर दे दे क्या, भाव या भावार्थ के आधार पर, क्या भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी लिखित इकाई
तो दोस्तों हम किस विकल्प का चयन करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, वाक्य हो। क्या होगा दोस्तों? वाक्य। ये प्रश्न अगर भाव या भावार्थ ना समझ में आए, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों क्या, भाषा का क्या, भाव या भावार्थ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर पूछ ले, क्या भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ ले, तब भी हमारा जवाब क्या होगा दोस्तों? वाक्य ही होगा। क्या होगा? वाक्य ही होगा। आइए देखिए, हम जो चंद पल का समय बीत गया चर्चा किए थे जल्द ही, यानी वाक्य किससे मिलकर बनता है? शब्द से, और शब्द किससे मिलकर बनता है? वर्ण से, और वर्ण किससे मिलकर बनता है दोस्तों? ध्वनि से। ये चीज़ें हम चंद पल के चर्चा का विषय भी बना चुके थे। तो ये प्रकार के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में सदैव आ जाएं तो गलती से भी गलत मत करिएगा, और ये बहुत महीन पहलू के तथ्य हैं। आइए हम आगे और चर्चा करते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, और जैसे परत दर परत एग्जामिनर चर्चा करेगा तो वैसे हम सभी लोगों को जवाब देने हैं दोस्तों। आइए हम देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं, और क्या आगे चीज़ें हैं। आइए देखते हैं क्या। देखिए दोस्त, अगर हम आप सभी लोगों से पूछ बैठें, क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर हम आप सभी लोगों से पूछ लें, क्या वर्ण और अक्षर, क्या दोस्तों वर्ण और अक्षर, या हम क्या प्रयोग कर दें, क्या वर्ण एवं अक्षर में सदैव क्या अंतर है? तो ध्यान से सुनिएगा, सभी जो वर्ण है, क्या सभी जो वर्ण है वो अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर जो है वर्ण नहीं हो सकते। पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं मगर सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। आइए हम चर्चा करते हैं आगे। अगर हम बात करें दोस्तों, क्या वर्ण के कितने अंग होते हैं? अगर हम प्रयोग करें क्या कि वर्ण के कितने अंग होते हैं, अगर पूछे व्याकरण के कितने अंग होते तो वहां तो मैं चर्चा कर दिया था 3, है ना, वर्ण, शब्द, वाक्य। लेकिन अगर पूछे क्या कि वर्ण के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो हम किस विकल्प का चयन करेंगे? 2 का। कितने अंग होते हैं? 2। और वो क्या क्या होते हैं दोस्तों? स्वर और क्या दोस्तों? व्यंजन। वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर क्या होता है। क्या स्वर क्या होता है दोस्तों? व्यंजन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, जो स्वर होगा ये स्वतंत्र रूप होते हैं। इनका उच्चारण जब किया जाता है, यानी इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है दोस्तों। या हमारा कहने का आस ये है, ये जो स्वर होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान से सुनिएगा। और अगर हम व्यंजन की बात करें, क्या व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन का उच्चारण करते समय, क्या व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की भी आवश्यकता होती है। या हम कहें दोस्त, स्वर का जब उच्चारण किया जाता है तो उनमें, ध्यान से सुनिएगा, क्या जब व्यंजन का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ स्वर की सहायता से ही किया जाता है। आइए देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे सदैव पूछ लिया जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और कहीं कहीं हमारे कुछ विद्वान साथी और विषी बहनें 13 भी पढ़ बैठती हैं, या 13 भी उनको कहीं कहीं मिल जाता है। तो ध्यान से सुनना, जब इतना सा विकल्प का चयन कराए, सिर्फ इतना एग्जामिनर पूछे या आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में आ जाए
कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम किस विकल्प का चयन करेंगे, 11 का। जब स्वरों की संख्या सिर्फ पूछे कितनी होती तो 11, अगर पूछ ले मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से सुनो, पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूं। क्या स्वरों की संख्या पूछे इतना सा सिर्फ क्या, तो 11, अगर पूछ ले मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13, मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं कुछ और। यहाँ स्वर की बात करें अगर, तो स्वर जो हमारे 11 होते हैं वो 11 होते हैं कौन, देखिए क्या, आ ई आ ई ऊ रे, क्या, रे, फिर आ जाएगा क्या, ए ऐ ओ, क्या दोस्तों, ओ, और क्या आ जाएगा, औ। हमारे स्वर कितने हो गए, 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, और ये क्या हो गया दोस्तों, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। आ ई उ री ए ऐ ओ, और क्या दोस्तों, औ। सुनिएगा, जब हम बात कर रहे हैं स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, और हम एक पढ़ते चले आते हैं दोस्त। हम अपने परिवार की बात करें, जब हम छोटे छोटे बचपन में थे, अपने दादाजी के पास पढ़ते थे, दादी जी के पास पढ़ते थे, तो हमारी दादी जी और दादाजी सदैव जब हमें इस चीज़ से वाकिफ़ कराते थे, जब पढ़ाते थे हमको बैठा कर अपने पास बचपन में कि स्वर कितने होते हैं, 11, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इतना पढ़ाते थे। वहाँ कभी कभी वो जिक्र इसका भी कर देते थे। कभी आप लोगों ने सोचा क्या, अंग और क्या दोस्तों, आहा का भी प्रयोग कर देते थे, क्या, अंग और आहा का भी प्रयोग कर देते थे दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आप लोग इतना सा ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो अंग और आहा होते हैं ये क्या होते हैं, सदैव अयोगवाहक होते हैं। क्या होते हैं, अयोगवाहक होते हैं। क्या, अयोगवाहक दोस्तों, क्या, अयोगवाहक होते हैं। ये क्या होते हैं, अयोगवाहक होते हैं। अंग और आहा सदैव क्या होते हैं दोस्तों, अयोगवाहक होते हैं। और इनको जब खुद इनका संधि विच्छेद करोगे तो दोस्त ये क्या निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा, अ जमा योग जमा वाह। देखो क्या, वाहक यहाँ लिखा है ना, तो वाहक कर सकते हो, वाह कर सकते हो, तो हम लिख दिए क्या, वाहक। क्या, ए जमा योग जमा वाहक। तो वाहक का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है दोस्तों, वहन होने वाला। क्या, क्या दोस्तों, वहन होने वाला। क्या, एक मिनट, क्या दोस्त, वहन होने वाला। जो वाहक का शाब्दिक अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, वहन होने वाला। वहन होने वाला। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, जुड़कर। ध्यान से देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा। क्या, जुड़कर। और ए का मतलब दोस्तों होता है किसके रूप में अर्थ, नहीं के रूप में दोस्तों। क्या, नहीं के रूप में, किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ तो ऐसे निकल गया। तो हमारा कहने का पर्याय इतना है आप सभी लोगों से, जो अयोगवाहक होते हैं अंगा और आहा सदैव, ये व्यंजन के साथ कदापि वहन नहीं होते। वहन नहीं होते का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, व्यंजन के साथ ये कदापि नहीं जुड़ते, या हम कह सकते हैं व्यंजन के साथ अंग और आहा का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता है, यानी अनुसार और विसर्ग का। ध्यान से पुनः बातों का दोहरान कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थीगण सुने। क्या, जो अंग और आहा यानी अनुसार और विसर्ग का प्रयोग कभी व्यंजन के साथ नहीं किया जाता दोस्तों, वो किसके साथ किया जाता है, स्वर के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, स्वर के साथ किया जाता है। यानी विसर्ग और अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ सदैव किया जाता है, स्वर के साथ किया जाता है। व्यंजन के साथ दोस्तों कभी नहीं किया जाता है। और एक चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या, हम कभी कभी बैठते हैं, क्या, ये जो देखो यहाँ एक री है,
ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सभी विद्यार्थीगण बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, तो हम सभी विद्यार्थी गण या हम कह सकते हैं सभी विद्वान साथी और विषय बहनें हम सब लोग मिल के पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें कभी गलत भी नहीं होनी चाहिए। ये री जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये लघु ई है। ये क्या होगा? लघु ई। और दीर्घ ई जो होता है, ऐसे त्रा बनाओगे, ये ऐसे किए, डबल बार ऐसे घुमा दोगे तो ये दीर्घ हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये लघु ई है। क्या दोस्तों? ये जो री है क्या है? लघु री है। क्या दोस्तों? लघु री है। लेकिन ये ऐसे तरह बना के ऐसे ये री बनाए, इसी में डबल बार ऐसे कर दिए तो ये दीर्घ री हो गया। क्या हो गया? दीर्घ री हो गया। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दीर्घ री हो या चाहे लिरी हो, क्या हो दोस्तों? लिरी हो, ले करके इसमें री मैंने बना दिया। देखो बहुत अच्छी बात निकल के आ रही दोस्त। तो ले करके इसमें री कर दिए, यानी लिरी का भी प्रयोग दोस्तों, या चाहे हम कहें ये दीर्घ री का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग हम सदैव कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? संस्कृत में। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? संस्कृत में। यानी हम कह सकते हैं संस्कृत ना कहकर हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल भाषा में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मूल भाषा में पढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें चित्त विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ प्रयोग करते हैं? लिरी का प्रयोग। और दीर्घ री का प्रयोग कहाँ करते हैं? सदैव मूल भाषा में पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों कहाँ पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं। इतनी सी बात खूब पता चल गई। अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है। क्या? यहाँ स्वर तो हो गए 11 और मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। लेकिन अगर पूछ ले इसी स्वर में मात्राएं कितनी होती हैं दोस्त? प्रश्नों का अंबार लगे। देखो यहाँ सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो यूपी पुलिस या पुलिस उप निरीक्षक, यूपी SSSC या टेट सुपर टेट, सभी प्रकार की एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जोर देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग देखें तो अगर पूछ ले स्वरों की संख्या तो 11 होती है, और पूछ ले मूल भाषा में स्वरों संख्या 13 होती है। लेकिन दोस्त अगर पूछ ले मात्रा की संख्या कितनी होती है? क्या? मात्रा की संख्या, तो मात्रा की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती हैं। कितनी होती है? 10 होती हैं। और ये भी जानना चाहें हम लोग कि किस स्वर की मात्रा सदैव नहीं होती है दोस्त, तो हम लोग किस विकल्प का चयन करेंगे? ए का कोई मात्रा दोस्तों नहीं होता, जिसको केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। हमारा कहने का आस ये था कि जो ए होता है, इसका कोई स्वर नहीं होता है। तो इतना सा हम आज वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिए हैं, और हमारे जितने भी विद्वान साथी और विषय बहनें होंगी, ऐसे हम जुड़े रहेंगे। अगला वाला पार्ट नेक्स्ट दिन जैसे पढ़ेगा तो हम सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे दोस्त, और सभी लोग कक्षा में ऐसे बने रहेंगे। हर चीज़ हम ऐसे परत दर परत पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद मुझे असफलता का दरवाज़ा ना देखना पड़े, हम सभी लोगों को असफलता के दरवाजे ना देखने पड़े दोस्त। ऐसे हर महीन पहलू के, ऐसे हर बड़े पहलू पर हम सभी लोग मिलकर चर्चा करेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, और ताकि हमारे लिए दोस्तों सदैव सफलता के दरवाजे खुल जाएं। और पुनः हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट दिन हम सभी लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे दोस्तों। धन्यवाद।